हेलो। गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे बेटा सब लोग। सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस फ्रेश नए लेक्चर में। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों सब लोग। सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा। गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों, क्या हालचाल है। गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया बेटा। कल का लेक्चर हो गया बढ़िया से। कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है बेटा। ऑल गुड। जस्ट 2 मिनट, मुझे यहाँ पे चैट्स नहीं दिख रहे हैं, तो तब तक बाकी दोस्त भी ज्वाइन कर लेंगे। यस, गुड मॉर्निंग। सुरेंद्र मंजीत, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बेटा आपका। बढ़िया हो, चलो थैंक यू सो मच बेटा, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। वेरी गुड। प्रशांत अर्चना, गुड मॉर्निंग। स्वागत है बेटा आप सभी का भी। सब लोग बढ़िया हो ना। चलो ग्रेट। बिना देरी के शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज जो आपने शायद देखा भी होगा कि आज हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, ये जो तीन टॉपिक्स है इसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली ये तीन बॉडी के काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स में से एक एक सिस्टम्स है। एंडोक्राइन सिस्टम जिसमें मेजरली अलग अलग तरीके के हॉर्मोन्स सेक्रेट किए जाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसकी वजह से हम ब्रीदिंग कर पाते हैं, और यूरिनरी सिस्टम जिसकी वजह से बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होते हैं, खाना खाने के बाद में, दवाई लेने के बाद में, जो भी कचरा वाटर सोल्यूबल फॉर्मेट में तैयार होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमारी ये यूरिनरी सिस्टम जो है ये बढ़िया तरीके से काम करती है। ओके। शंभू मौर्य, गुड मॉर्निंग बेटा, स्वागत है आपका भी। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन हार्मोन्स दोनों ही देखेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये सब कुछ आज के लेक्चर में कवर होने जा रहा है। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम मतलब होता क्या है। अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। हार्मोन्स जिनका मतलब होता है संप्रेरक, इनको हम कहते हैं हिंदी में संप्रेरक। इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये कुछ स्पेसिफिक काम करवाने के लिए जन्म लेते हैं, यानी कि ये हमारे बॉडी में ही तैयार होते हैं, बॉडी में ही उनका यूज भी होता है, और बॉडी में ही उनका इफेक्ट देखने के बाद में उनको खत्म भी कर दिया जाता है, यानी कि उनका ब्रेक डाउन या फिर मेटाबॉलिज्म कर दिया जाता है। तो ये जो भी हॉर्मोन्स बॉडी में आते हैं ये 4 प्रकार के ग्रंथियों से आते हैं, जिनको हम कहते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि। ओके। तो ये ग्रंथियां जो होती है 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले आता है एंडोक्राइन, दूसरा आता है एक्सोक्राइन, तीसरा आता है पैराक्राइन, और चौथा आता है ऑटोक्राइन। अब इनका मतलब क्या है, ये क्या है। तो स्पेसिफिकली ये अंतस्त्राव ग्रंथियां, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं इनमें नॉर्मली तो केमिकल्स हर जगह से रिलीज होते हैं, बट इनके पास स्पेशल केमिकल्स होते हैं जिसकी मदद से बॉडी में कुछ ना कुछ घटनाएं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एंडोक्राइन ग्लैंड से ऐसे हार्मोन निकलेंगे जिसकी वजह से ओवरऑल बॉडी की ग्रोथ होगी। थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करने लगेगा। थायराइड से निकलने वाले जो T3 और T4 ये हॉर्मोन्स है, इनकी वजह से हम ये भी देख पाते हैं कि हमारे बॉडी में एंटायरली मेटाबॉलिज्म रेगुलेट होता है
है ना। फिर पैनक्रिया जैसे ग्लैंड्स है, उसमें से इंसुलिन रिलीज होता है जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। वही पैनक्रिया से अलग अलग डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज होते हैं, और उसी की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी होता रहेगा। तो ये एक नॉर्मल सलाइवरी सिक्रेशन जैसा सिक्रेशन नहीं है कि वो आया और उसने कुछ काम ही नहीं किया। ये ब्लड में या फिर अपने आसपास के ऑर्गन में जहां पे भी रिलीज होता है वहां पे ये कोई ना कोई काम करवाता है। तो इसमें एंडोक्राइन, जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस इनटू द ब्लड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्राव ग्रंथियों से जो भी संप्रेरक रिलीज होते हैं इनको ब्लड स्ट्रीम में मिक्स कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है, मोस्ट ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये ब्लड फ्लो से बहुत ही ज्यादा मायने में जुड़ी है। यानी कि अगर इसमें से कोई भी हार्मोन तैयार होता है तुरंत ब्लड में भेज दिया जाएगा और वो दूर दराज किसी ऑर्गन पर जाके अपना इफेक्ट दिखाएगा। जैसे कि अगर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे दिमाग के अंदर स्थित है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला ग्रोथ हार्मोन उसने हमारे एंटायर बॉडी की ग्रोथ करा दी। ये नहीं कि बस ब्रेन के बाजू वाले एरिया की करा दी, ये पूरे बॉडी के ऊपर इफेक्ट दिखाता है। तो ये ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करता है और दूर दराज यानी कि पूरे बॉडी में जितने ऑर्गन्स है हर ऑर्गन पे इस पर इफेक्ट होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग बेटा। उसके बाद आते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। अब एंडो यानी कि अंत, एक्सो यानी कि बाह्य, सो बाह्य स्राव ग्रंथियां, ये वो ग्लैंड्स होती है जो अपने अपने खुद के रास्ते बनाती है और किसी ना किसी कैविटी के अंदर अपना जो सिक्रीशन है उसको छोड़ देगी। जैसे कि हमारी सलाइवरी ग्लैंड हमारे टंग के नीचे है। अब सलाइवा सीधा खून में मिक्स होगा क्या? जो हमारी थूक बन रही है क्या वो खून में मिक्स होगा? बिल्कुल भी नहीं। ये एक छोटी सी पतली सी नाली जैसी ट्यूब रहेगी जो कि उस ग्लैंड से हमारे टंग के नीचे वाले एरिया में आएगी और वहीं पे अपना सेक्रेशन जो है रिलीज करेगा, अपने नजदीक में ही, बहुत ज्यादा दूर नहीं, थोड़ा सा नजदीक में ही, जैसे एक्सटर्नल या फिर लोकल सरफेस पे। कभी वो स्किन पे रहेगा तो कभी बॉडी के किसी कैविटी में। जैसे कि सलाइवा बॉडी से बाहर नहीं आएगा, स्किन के ऊपर नहीं आएगा, ये ओरल कैविटी में आएगा। उसके बाद में स्वेट ग्लैंड्स। अब स्वेट ग्लैंड क्या करती है? पसीना लाती है। स्वेट ग्लैंड दिमाग में फिट है क्या? नहीं, ये स्किन के नीचे है और स्किन के नीचे से बस स्किन के सरफेस पे अपना जो भी सेक्रीशन है उसको छोड़ देगी। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। अब पैनक्रिया देखा जाए तो लिवर के पास में और हमारे इंटेस्टाइन में छुपा हुआ एक ऑर्गन है ना, जिसका काम क्या है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो भी खाना हम खाएंगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो पैनक्रियाटिस, लाइपेज, ये अलग अलग एंजाइम्स लगते हैं, इनका काम, इनको तैयार करने का काम ये करता है। तो ये वहां से सीधा ब्लड में डालेगा क्या एंजाइम्स को? नहीं, वहां से वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक में यानी कि जो हमारी आंतड़िया है उसके अंदर जाके वो छोड़ेगा। तो वो एक प्रकार की कैविटी हो गई, खाली जगह, वहां पे वो छोड़ देगा। ठीक है। तो एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्राव ग्रंथियां जो रहती है वो अपने नजदीकी ही किसी ऑर्गन में अपने खुद के डक्ट यानी कि ट्यूब लाइक जो पाइप रहेगा उसमें से रिलीज करेगा। फिर आता है पैराक्राइन ग्लैंड्स। ये लोकल सिग्नल्स होते हैं जो बस अपने आजू बाजू के सेल्स को ही हैम्पर करेंगे, बाकी दूर पे कहीं पे भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे रिलीज हुआ, बस आजू बाजू वालों को ये इफेक्ट दिखाएगा, है ना। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसमें कोई भी ग्लैंड्स की, कोई भी डक्ट की जरूरत नहीं होती है और इसका इफेक्ट जस्ट बगल वाले सेल्स में रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोस्टाग्लैंडिन। आपको पता है प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? अगर आपको समझो यहाँ पे मच्छर ने काटा, ओके, अगर मच्छर ने काट लिया 2 से 3 मिनट बाद आप देखो कि वहां पे एक फुंसी जैसा आ जाता है ना, हल्का सा इन्फ्लामेशन रहेगा, रेडनेस रहेगा, उसमें ईचिंग होता रहेगा। ये सारे जो रिस्पॉन्सेस है दीज आर बिकॉज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन। इनको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन फैलाने वाले, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। जहां पे भी शरीर में ये तैयार होंगे वहां पे सूजन आएगी, वहां पे गर्माहट होगी, वहां पे दर्द भी होगा। तो जब भी हमें किसी चीज से जख्म होती है, लगता है, एक्सीडेंट होता है, उसके बाद में जो सूजन आती है ये सारी के सारी प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से है। और वो प्रोस्टाग्लैंडिन उसी जगह पर तैयार होंगे, वहीं पे रिलीज होंगे, वहीं पे इफेक्ट दिखाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आजू बाजू के 2-4 सेल्स, उससे दूर तो ये जाता ही नहीं है। मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे रिलीज हुए और मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, ऐसे कभी नहीं होगा। जहां पे लगा है
वहीं पे वो तैयार होंगे, वहीं पे वो रिलीज होंगे, वहीं पे उनका इफेक्ट होगा, आजू बाजू भी कहीं पे भी वो नहीं जाएंगे, जस्ट अपने बगल में। सेम चीज नाइट्रिक ऑक्साइड और हिस्टामाइन के साथ में भी होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी रक्त कोशिका सॉरी जो हमारी ब्लड वेसल्स होते हैं, रक्त वाहिनी होती है, कल के लेक्चर में जो हमने देखा, उनके पास में रिलीज होता है। जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, यानी कि वो साइज में बड़े हो जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? जब भी किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है ना, तो उसको हम ग्लीसरील ट्राइनाइट्रेट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन नाम की एक दवाई देते हैं, जो बस टंग के नीचे रखनी है, कोई पानी की जरूरत नहीं है, वो वहीं पे डिसॉल्व होगी, वहीं से एब्जॉर्ब होकर सीधा हार्ट में जाएगी और वहां पे ब्लड वेसल को डायलेट करेगी। अगर पेशेंट को ब्लॉकेजेस है तो वो ब्लॉकेजेस के कारण ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया, जैसे ही उसका डायमीटर बढ़ेगा, उसको आजू बाजू से थोड़ी जगह मिलेगी कि ब्लड सप्लाई फिर से नॉर्मल होगा। तो इमरजेंसी कंडीशन जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट को मेडिकेशन दिया जाता है, वो इस नाइट्रिक ऑक्साइड की मदद से काम करता है। ठीक है। और फिर आता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन को हम ऑटाकॉइड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जहां पे भी बॉडी से बाहर की जो भी चीज है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वो कोई गैस हो, ये अगर शरीर में कहीं से भी घुसने की कोशिश करती है, जैसे फॉर एग्जांपल वो आपको बताया ना अभी कि मच्छर ने काटा, अब मच्छर ने काटा मतलब उसकी सलाइवा हमारे खून में जा रही है, तो ये सलाइवा बाहर की चीज हो गई, अपनी खुद की तो है नहीं, तो यहाँ पे बॉडी को खतरा महसूस होगा तो वहां पे हिस्टामाइन को भेज दिया जाएगा। और हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों ही लगभग सेम काम करते हैं। इसकी वजह से गर्माहट सी फीलिंग आएगी, उसकी वजह से लोकल एरिया पे वैसो डायलेशन होगा, यानी कि ब्लड वेसल चौड़ी हो जाएगी, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, इसीलिए तो स्किन लाल लाल होती है, वरना स्किन में लाल कलर कहाँ से आता है? वहां पे बहुत सारा खून जमा होता है, इसकी वजह से वो लाल दिखता है। ओके, ये सारे चेंजेस इसमें होंगे। और तीसरा आता है ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन यानी कि भैया खुद एक सेल इसको रिलीज करेगा, वही सेल के ऊपर वो एक्ट होगा और वहीं पे वो अपना इफेक्ट भी दिखा देगा, यानी कि सब कुछ अपने लिए ही करना है। इस सेल ने एक हार्मोन रिलीज किया, वो उसी के खुद के रिसेप्टर पे अटैच हुआ और उसी के खुद के ऊपर ही इफेक्ट दिखाया, आसपास में भी नहीं। ये सब कुछ सेल्फ सेंट्रिक है, बस अपने आप पर ही। जैसे कि साइटोकाइंस, ये भी इन्फ्लामेशन को फैलाने वाले एक प्रकार के स्पेसिफिक मीडिएटर्स होते हैं। अब ये साइटोकाइंस होते कैसे हैं? देखो, ये साइटोकाइन जहां पे भी रिलीज होगा ना, वहां पे तुरंत सूजन आ जाती है, वहां पे तुरंत इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसीलिए बॉडी इसको कम से कम मात्रा में प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। बट अगर इसको पता चला कि भाई मुझे यहां से लेके यहां तक जख्म हुई है, यहां पे अगर एक साइटोकाइन तैयार हुआ, तो वो सेल जिससे ये साइटोकाइन तैयार हुआ है, उसी को सिग्नल देगा कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा जख्म है, भेज दो, और तो वही सेल और ज्यादा साइटोकाइंस भेज देगी। ये मतलब ऐसा है कि भाई जैसे आप लोग क्लासरूम में कभी गए हो कि क्लासरूम का दरवाजा तो बंद है भैया, लेकिन पता नहीं टीचर अंदर है कि नहीं है, तो किसी ने हल्के से दरवाजा खोल के देख लिया, ए टीचर नहीं है, चलो 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 भाई जल्दी चलो। ये इफेक्ट आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ने ही शुरू किया और स्टूडेंट तक ही सीमित रहा, इस पे कोई टीचर, कोई नॉन टीचिंग फैकल्टी, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, जो भी हुआ सब खुद के पास ही रहा। तो ये सेल्फ एक्टिंग जो रहेंगे, इनको हम कहेंगे ऑटोक्राइन। तो इसी का हिंदी वर्जन भी आपके लिए है, जिनको अंग्रेजी समझने में मुश्किल होगी उनके लिए ये भी सारे ऑप्शंस दिए हैं। क्लियर है बेटा यहाँ पे सब कुछ? अगर ये समझ में आ गया है तो फिर इसमें से जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है उसकी हम शुरुआत करते हैं अब। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया। तो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या है? बेसिकली ये वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है जो अपने हार्मोन्स को सीधा ब्लड में मिक्स करते हैं, और ये बॉडी के अलग अलग अंगों के पास पहुंच के ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन और हमारा मूड जैसे इनको रेगुलेट करने का काम करता है। अब आपने सुना होगा कि कई सारे ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके वजह से हमारा मूड ठीक होता है, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया। डोपामाइन की वजह से खुशियां मिलती है, जब भी आप दिल से खुश होते हो इसका मतलब आपके दिमाग के अंदर डोपामाइन बढ़ गया है ना?
बचपन में भैया जब आपका जन्म हुआ था आप इतना सा छोटा सा बच्चा थे, आज ऐसे इतने बड़े बड़े कैसे हो गए? क्योंकि दिमाग के अंदर स्थित जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से ग्रोथ हार्मोन निकला और उसने पूरी बॉडी को एक प्रकार से आपको एक सिमिलर वे में ग्रो कर दिया, है ना? तो ये होते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके अंदर कौन से हार्मोन आते हैं और उनका इफेक्ट क्या है, ये सब कुछ देखेंगे। इसके ऊपर आपको एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन आ सकता है। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो यही है, ठीक है? इसको ध्यान से समझ के अगर कोई डाउट है तो सही टाइम से पूछना। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बॉडी में दो प्रकार में आती है, एक होता है इसका सामने वाला हिस्सा और दूसरा होता है इसका पीछे वाला हिस्सा। ये जो ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा हार्मोन अगर कोई सिक्रेट करता है तो वो है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। बाकी सब भी करेंगे लेकिन एक ही पिट्यूटरी ग्लैंड से इतने सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, बाकी किसी के पास ये खासियत नहीं है, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो इसमें से आने वाला सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन अर्थात वृद्धि हार्मोन जिसको कहते हैं, जो कि मसल्स, बोन्स और टिश्यूज के अंदर रिलीज हो सकता है, जो हर एक बॉडी पार्ट में ग्रोथ करने का काम करता है, जिससे हमारा साइज एंड शेप बड़ा होता है। देखिए बच्चे से हम बड़े होते हैं तो वो धीरे धीरे साइज भी बड़ा होता है। तो ये ग्रोथ और प्रोटीन सिंथेसिस, शरीर में जितने भी ग्रोथ के रिलेटेड प्रोटीन्स की जरूरत होगी ये भी इन्हीं ग्रोथ हार्मोन की मदद से तैयार किए जाते हैं, ठीक है? दूसरा होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम TSH भी कहते हैं, या फिर थायराइड उद्दीपक हार्मोन। हम सबको पता है कि हमारे गले के पास में हमारी दो थायराइड ग्लैंड्स हैं और इसमें से T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ये तीन हार्मोन्स आते हैं। इनका काम क्या है? कैल्सिटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। T3 और T4 जो है हमारे शरीर में जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं उनको रेगुलेट करता है। मतलब क्या, देखो आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई वो कितना भी खा ले उनका वजन बढ़ने का नाम नहीं लेता। इन लोगों में थायराइड हार्मोन काफी अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो जितना भी खा रहे सब कुछ पचा दे रहा है, सब कुछ उसका चयापचय हो रहा है, तो वो शरीर में कहीं पे फैट जमा नहीं होने देगा। बट वही कुछ लोग ऐसे होते हैं थोड़ा सा भी खा लेंगे उनका वजन तुरंत बढ़ता है, इसका मतलब उनका थायराइड सही से काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय है वो सही से नहीं होता है। तो ये थायराइड ग्लैंड के पास में से इनका रिलीज होगा, लेकिन इसको रिलीज कब करना है ये डिसाइड करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के थायराइड ग्लैंड में जाएगा और फिर थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज करना शुरू कर देगी, ओके? फिर आता है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि हमारे किडनी के जस्ट ऊपर जो छोटी सी एड्रेनल ग्लैंड है उसके बाहरी हिस्से से, एड्रेनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है। और इसका काम क्या होता है? कॉर्टिसोल नाम का जो हार्मोन है, क्या नाम है? कॉर्टिसोल। इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। मतलब जब भी आपके शरीर में स्ट्रेस ज्यादा होता है, भाई पढ़ाई बहुत ज्यादा है, घर का टेंशन बहुत ज्यादा है, पैसे कमाने का भी टेंशन है, घर वालों का टेंशन है, अपने करियर का टेंशन है, जब बहुत सारे टेंशन बॉडी में आते हैं एक साथ तो ये कॉर्टिसोल रिलीज होता है और उसकी वजह से हमें टेंशन के लक्षण दिखते हैं, जैसे दिमाग खराब हो जाता है, रोना आ जाता है, हाथ पैर कभी कभी कपकपाने लगते हैं। ये सब कुछ इस कॉर्टिसोल की मदद से होगा। नेक्स्ट हार्मोन आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फीमेल के अंदर ओवरीज में और मेल के अंदर टेस्टिस में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है? फीमेल में ओवरीज के अंदर और मेल में टेस्टिस के अंदर। तो वहां से जो भी सेक्स हार्मोन जनरेट हो रहे हैं ये इसको स्टिमुलेट करेगा। जनन कोशियों का निर्माण जो प्रजनन के लिए जरूरी होता है इसके लिए ये मदद करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी वैसे ही फीमेल्स में ओवरी में, मेल में टेस्टिस के अंदर। तो इसके अंदर फीमेल में ओव्यूलेशन यानी कि जो प्रेगनेंसी के लिए
अंडे का उत्सर्जन होना चाहिए, उसके लिए जरूरी होता है। तो मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरॉन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसके डेवलपमेंट के लिए या फिर उसके रिलीज के लिए इसका रोल होता है। प्रोलैक्टिन स्पेसिफिकली फीमेल में पाया जाता है उनके मैमरी ग्लैंड्स में, यानी कि उनके ब्रेस्ट के अंदर। जो बच्चा पैदा होने के बाद में उसको दूध पिलाना है, इस दूध के निर्माण में ये मदद करते हैं। ये सब कुछ पिट्यूटरी ग्लैंड के सामने वाले हिस्से से रिलीज किया जाता है। तो उसके पीछे वाले हिस्से से भी दो हार्मोन्स आते हैं, एक एंटी डायूरेटिक हार्मोन या फिर इसको वैसोप्रेसिन भी कहेंगे। एडीएच मतलब क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। डायूरेसिस मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिन का निर्माण होना, उसको अपोज करने वाला एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अभी आज ही हम यूरिनरी सिस्टम भी देखेंगे तो इसमें आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो इसकी वजह से ये किडनी में रिलीज, मतलब ये रिलीज होगा और इसका इफेक्ट दिखेगा किडनी में, जो कि वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेगा, जिसकी वजह से यूरिन की क्वांटिटी कम होती है। और लास्ट में आता है ऑक्सीटोसिन, जो कि फीमेल्स में ही रिलीज होगा और इसके दो काम रहेंगे। पहले तो जो गर्भ रहेगा, जो फीमेल का गर्भ रहता है, उसकी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये यूट्रस को यानी कि गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्ट करने में काम में आता है। जब भी बच्चे की डिलीवरी होगी उस टाइम पे शरीर में जो हमारा ऑक्सीटोसिन है उसकी लेवल बढ़ जाती है। और वही दूसरी तरफ कुछ कुछ फीमेल्स में इसका इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता है ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अगर ये नॉर्मली हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पाया तो उसका इंजेक्शन भी लगता है। और दूसरा, जैसे ही बच्चे का जन्म होगा उसको तुरंत माँ का दूध पिलाना है, लेकिन भाई उस बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया है, उसको ये भी नहीं पता कि उसको जब दूध पिलाने के लिए छाती के पास पकड़ा जाएगा तो उस दूध को चूसना कैसे, वो उसको पता ही नहीं है ना। तो सबसे पहले पहले टाइम पे क्या होता है, दूध अपने आप बाहर आ जाता है। तो वो जो मैमरी ग्लैंड्स होती है, स्तनों की जो दूध निर्माण करने वाली ग्रंथियां है, इसको निचोड़ के उसमें से दूध की धारा बाहर निकालने का काम भी हमारा यही जो ऑक्सीटोसिन है वो करता है। ठीक है। तो एक ही ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसके सामने वाले हिस्से से इतने सारे और पीछे वाले हिस्से से दो, इतने सारे हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं। उसके बाद आता है थायराइड ग्लैंड, जो अभी यहाँ पे देखा हमने, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब आएगा तो वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, जिसमें T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, ये तीन हार्मोन्स रिलीज होंगे जो थायराइड ग्लैंड से निकलेंगे और पूरे बॉडी सेल्स में जाके अपना इफेक्ट दिखाता है। ये ओवरऑल चयापचय यानी कि जो मेटाबॉलिज्म है इसको बढ़ाएगा। तो ये डिसाइड करता है, इसकी लेवल्स डिसाइड करते हैं कि आप कितना खाओगे तो आपका वजन कितना बढ़ेगा। इसकी मदद से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। उसके बाद में कैल्सिटोनिन जो है ये क्या करता है, थायराइड से ही रिलीज होगा और हड्डियों में जाके अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम को कम करेगा, रक्त में जो कैल्शियम इसको कम करेगा। कहां से कम करेगा, उसको उठा के बोन्स के अंदर डाल देगा। जैसे आपने कैल्शियम का सोर्स कुछ खाया, दूध पिया, दूध से बने हुए कुछ प्रोडक्ट खाए, उसमें से सब कैल्शियम जो है वो एब्जॉर्ब होकर खून में चला जाएगा। और खून में जो कैल्शियम आएगा, ये कैल्सिटोनिन क्या करेगा, उसको उठा के हर हड्डी के अंदर डालना शुरू कर देगा, जिससे हड्डियों की मजबूती भी हमें पता चलती है। तो अगर आपका कैल्सिटोनिन अच्छे से काम कर रहा है तो आपकी हड्डियां भी काफी मजबूत रहेगी। लास्ट में आता है, मतलब इसके लास्ट, इस स्लाइड के लास्ट में आता है थायराइड के साथ साथ में पैराथायराइड हार्मोन। थायराइड के साथ में ये भी प्रेजेंट रहेगा, जो कि पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड के जस्ट बाजू में ही प्रेजेंट रहेगा। इसका भी बोन, किडनी और हमारे इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंतड़ियां जो है यहाँ पे इनका रिलीज होता है। और ये उल्टे दिशा में, मतलब क्या करता है, ये हर जगह से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में बढ़ाता है। अगर आप सही मात्रा में कैल्शियम का सोर्स नहीं खा रहे हो, आप डेली दूध नहीं पीते हो, आप कोई भी मिल्क से बनी हुई चीज नहीं खा रहे हो, तो भाई हर सेल के अंदर भी तो कैल्शियम की जरूरत है। सेल्स को कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, तो पैराथायराइड हार्मोन बोन से कैल्शियम निकालेगा और उसको अलग अलग सेल्स को प्रोवाइड करेगा। इसीलिए आपको कैल्शियम सही मात्रा में खाना जरूरी है, अदरवाइज फिर वो
बोन्स को खराब भी कर सकता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट में आते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स। ये एक बार फिर से रिपीट हो गया है, सो सेम चीज है। एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारी जो किडनी है, जो हमारी किडनियां होती है बीन शेप की, इसके जस्ट ऊपर एक ऐसा टोपी शेप का एक ग्लैंड होता है, इसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ओके, इसको कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड, जिसमें से तीन प्रकार के हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होगा कॉर्टिसोल, दूसरा अल्डोस्टेरॉन, और तीसरा एंड्रोजन। ओके, कॉर्टिसोल अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स में काम करता है और हमारे शरीर में ग्लूकोज की लेवल भी बढ़ाता है, खून में शक्कर की मात्रा जो है वो बढ़ाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज जैसे सिम्टम्स दिखने मिलेंगे। अल्डोस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन होता है जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है कैसे? आज के लेक्चर में जब यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे तब हमें इसे पढ़ना है। ओके, और तीसरा एंड्रोजेंस, ये क्या करते हैं? जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब जब हम बड़े होते हैं, है ना, तो लड़कों में क्या होता है, जैसे हम बड़े हो जाएंगे हमारे प्राइवेट पार्ट के पास में हेयर की ग्रोथ शुरू हो जाती है, हमारी मसल्स बिल्डअप होना शुरू होते हैं, हमें दाढ़ी मूछें आती है, हमारी आवाज गहरा जाती है। ये सब कुछ क्यों होता है? एंड्रोजन्स के कारण। अगर किसी के शरीर में ये एंड्रोजन की कमी होगी तो आप देखोगे कि लड़का बड़ा होने के बाद भी लड़कियों जैसे आवाज में बात कर रहा है ना, उसकी मसल्स डेवलप नहीं हो रहे, वो एकदम, हम ऐसे कहते हैं कि लड़की टाइप ही लड़का है वो, उसके शरीर में एंड्रोजन की कमी होती है। वैसे ही फीमेल्स के बारे में भी होता है, जब लड़कियों की शरीर में चेंजेस होना शुरू होते हैं, लड़कियां जब बड़ी होती है, तो यही एंड्रोजन्स के कारण सबसे पहले तो इनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना शुरू होता है ना, जिसको हम पीरियड्स कहते हैं, वो आना शुरू होता है। उसके साथ साथ ब्रेस्ट का साइज ग्रो होना शुरू हो जाता है, लड़कियों के बाल लंबे लंबे होने शुरू हो जाते हैं, और इनका जो मांस है वो ब्रेस्ट में और नितंब यानी कि सीट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है। तो इसकी वजह से उनकी शरीर यष्टि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होना शुरू हो जाता है। ये काम कौन करता है? हमारा एंड्रोजन। कहां से आ रहा है ये? किडनी के ऊपर जो एड्रेनल ग्लैंड है वहां से ये पाया जाता है। ओके, उसी के अंदर की तरफ से। ये मतलब कैसा है कि ये जो ग्लैंड है इसका बाहरी हिस्सा अलग काम करता है, इसका अंदरूनी हिस्सा अलग काम करता है। तो अभी के ये जो तीन हॉर्मोन्स देखे ये बाहरी हिस्से से आ रहे थे, अभी अंदर वाले की बात करते हैं। अंदर से एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, ये दो महत्वपूर्ण जो न्यूरो होते हैं उनका रिलीज होता है ना। जब भी हम किसी खतरे में होते हैं तो हमारे बॉडी में अपने आप को बचाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने गलती से किसी गर्म चीज पे हाथ रख लिया, एक झटके से वो पीछे लाया, कैसे? मुझे तो पता ही नहीं चला वो गर्म है, लेकिन उसके पहले झटके से पीछे ले लिया। जैसे सामने से कुछ चीज आ रही है, हम लोग जल्दी से पीछे होकर अपने आप को बचाते हैं। ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म। इसको रेगुलेट करने में ये हमारा एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन ये काम करता है। तो यह हमारे दिल की धड़कन को तेज करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, जिसकी मदद से हमें किसी भी खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए, भागने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में मदद मिलती है। उनका रिलीज जो है वो एड्रेनल ग्लैंड के बीच में से, जिसको हम एड्रेनल मेडुला कहते हैं, वहां से होता है। ठीक है, सो एड्रेनल ग्लैंड से टोटल देखा जाए तो 3+2 5 हार्मोन रिलीज होंगे। उसके बाद पैनक्रिया, पैनक्रिया से अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं। सबसे पहले इसमें से इसके जो बीटा सेल्स है उनमें से निकलता है इंसुलिन, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। इसमें से बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रिया, इंसुलिन निकलेगा जो कि लिवर में, मसल में और फैट्स के पास में जाके वहां से ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। तो ब्लड का ग्लूकोज कहां पे जाएगा? उसको उठा के ये सेल में डालेगा कि चलो सेल भैया इसको यूज करो, खत्म करो, यूज करो, खत्म करो। तो हर सेल को एनर्जी मिलेगी, सेल्स अच्छे से काम भी करेंगे और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में भी आ जाएगी।
तो ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरा, अल्फा सेल से निकलने वाला ग्लूकागॉन, अगर आपने बहुत देर से खाना ही नहीं खाया है, समझो कि आपने एक पूरा दिन का फास्ट रख लिया, बिल्कुल खाना बंद, अब इस कंडीशन में क्या होगा भैया? शरीर को एनर्जी तो चाहिए, ऊर्जा तो चाहिए, है ना? जब ब्लड से शुगर की लेवल कम होगी तो शरीर में अलग अलग जगह पर सेफर साइड रखा हुआ स्टोरेज होगा ग्लूकोज का, उसकी मदद से ग्लूकोज बनाया जाएगा और ब्लड शुगर लेवल को फिर से मेंटेन रखेंगे ताकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे। इसीलिए देखो, आपने एक दिन खाना खाया तो आप मरोगे नहीं, 10-15 दिन तक भी इंसान बिना खाने का जिंदा रहेगा, क्योंकि ये जो स्पेशल स्टोरेजेस है उसमें से वो निकाल निकाल के खाना शुरू करता है, बराबर। तो जो ग्लूकोज का निर्माण होता है ये ग्लूकागॉन नाम के हार्मोन की मदद से होगा। ये क्या करेगा? जहां जहां पे फैट है, फैट को तोड़ देगा और फैट की मदद से ग्लूकोज बनाएगा। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। बायोकेमिस्ट्री में आपने क्रेब्स साइकिल वगैरह पढ़ा होगा ना, उसमें हम देखते हैं। और लास्ट में आता है सोमैटोस्टैटिन, जो कि डेल्टा सेल से तैयार होता है। कौन से सेल से? डेल्टा सेल से। इसका क्या काम होता है? ये पैनक्रिया और जीआई ट्रैक्ट में तैयार होता है और ये इन दोनों में से किसी भी हार्मोन के सेक्रेशन को रोकने का काम करता है। मतलब क्या है? देखो, ब्लड शुगर लेवल हमें ऐसी चाहिए थी, जब ये बहुत ज्यादा चली गई तो यहाँ पे हमने इंसुलिन का सेक्रेशन चालू किया और इंसुलिन की मदद से इसको नीचे लाया, बट ये बहुत ज्यादा नीचे गई, अब यहाँ पे इंसुलिन को बंद किया और ग्लूकागॉन की शुरुआत करी, तो ग्लूकागॉन की वजह से ये फिर से गया। अब यहाँ पे फिर से ग्लूकागॉन को बंद किया, इंसुलिन चालू किया, तो ये ऑन ऑफ जो होते रहता है, इंसुलिन बंद ग्लूकागॉन चालू, ग्लूकागॉन बंद इंसुलिन चालू, यह रेगुलेट करता है हमारा सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है पीनियल ग्रंथि, जो वंस अगेन दिमाग में ही एकदम छोटी सी, सबसे छोटी ग्रंथि अगर शरीर में कोई है तो पीनियल ग्लैंड, एक पानी के बूंद जैसा शेप और उतना ही साइज है उसका, पानी का बूंद उतना ही। इसमें से मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है ये रिलीज होता है और दिमाग के अंदर ये हमारा स्लीप अवेक साइकिल रेगुलेट करता है। इसको हम सर्कैडियन रिदम के नाम से भी जानते हैं। सर्कैडियन रिदम मतलब क्या भाई? अगर आपके घर में से सारी घड़ियां निकाल ली जाए तो भी आपको सुबह मतलब सुबह आप जाग जाओगे, रात आते से ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, दिन के टाइम आपको 3 बार जम के भूख लगेगी, दिन के टाइम पे आप कई बार यूरिन या फिर फीकल मैटर रिलीज करने के लिए जाओगे, वही रात के टाइम पे भूख कम रहती है ना? ये सारी चीजें कैसे हो रही है? ये क्या बाहर की घड़ी देख के हो रही है क्या? नहीं, अपने शरीर का अपना एक 24 घंटे का घड़ी रहता है जिसके बलबूते पे ये काम करता है। इसीलिए देखो, अगर आप पहले से जल्दी उठने की आदत रखते हो तो आप अपने आप जाग जाते हो, भले छुट्टी का दिन क्यों ना हो, है ना? तो ये जो साइकिल रेगुलेट होती है वो रेगुलेट की जाती है इस मेलाटोनिन हार्मोन से, जिसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम। नेक्स्ट आता है थाइमस ग्लैंड, जो हमारे लंग के पास में प्रेजेंट रहेगा। इसमें से थाइमोसिन नामक एक हार्मोन रिलीज होगा जो कि टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण करता है, जो बच्चों में, स्पेसिफिकली जिनकी उम्र 14 साल से कम है, 14 साल से कम उम्र वाले बच्चों में इम्यूनिटी, जो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति है, इसको डेवलप करने का ये काम करता है। फीमेल्स के अंदर ओवर यानी कि जो अंडाशय है उसमें से 2 हार्मोन निकलेंगे, एक ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन की वजह से यूटरस, ब्रेस्ट और बोन इनमें इफेक्ट दिखेगा। क्या कि जो भी अभी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया ना आपको, लड़कियां जब बड़ी होती है तो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, उनके गर्भाशय का मजबूतीकरण शुरू होता है, उसके बाद में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट होती है, ये सब कुछ ईस्ट्रोजन के कारण होगा। तो वही प्रोजेस्टेरोन के कारण यूट्रस की जो गर्भावस्था हो जाएगी उसके बाद में प्रोजेस्टेरोन का काम दिखेगा। अगर गर्भावस्था नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन का ज्यादा काम नहीं है, बट अगर लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है
तो वो जो गर्भ पलना शुरू हुआ है उसको मेंटेन रखना, ये काम जो है ये प्रोजेस्टेरॉन करता है। वही मेल में अगर देखा जाए तो सेक्स हार्मोन रिलीज करने वाला टेस्टिस, जिसमें से टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, ये हमारे पुरुषों के मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स यानी कि जो शुक्राणु है, इनको तैयार करना, इनको मैच्योर करना और इनको स्टोर करना, ये अंडाशय में जो होता है टेस्टोस्टेरॉन की मदद से होता है। एंड लास्टली प्लेसेंटा, यानी कि वो नली जिससे बच्चा और उसकी माँ एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना, अम्बिलिकल कॉर्ड इसको कहते हैं, जिसमें से HCG यानी कि ह्यूमन कोरियोगेनिक हार्मोन ये रिलीज होता है। ये अंडाशय के ऊपर जाके गर्भावस्था में कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, समझ में आया बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट द अलग अलग टाइप के एंडोक्राइन हार्मोन्स। आपको ये सब अच्छे से याद करके जाना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर सीधे सीधे क्वेश्चंस आ सकते हैं। पीनियल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गर्भावस्था को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए मदद करता है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो थायराइड को अपने हार्मोन सिक्रीट करने पे मजबूर करता है, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, है ना। ऐसे घुमा फिरा के कई सारे क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। क्लियर है सबको? सुरेंद्र, प्रशांत, अर्चना, शंभू, गौरव, 5 लोग मैं देख पा रहा हूं। 5 लोग क्लियर है बेटा सबको एकदम अच्छे से? कोई भी डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो भाई एंडोक्राइन सिस्टम तो हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जिसकी मदद से हम ब्रीदिंग करते हैं, जिसके मदद से हम श्वास उच्छ्वास लेते हैं, वो सिस्टम। अगर देखा जाए तो हमें बाहरी तरफ से सिर्फ नाक दिखती है, लेकिन ये इतना ही नहीं है। थैंक यू प्रशांत। अगर आपने बाहर से देखा तो आपको सिर्फ नाक देखने मिलेगी, लेकिन नाक के अंदर और भी कई सारी चीजें होती है। जैसे ये बाहर दिखने वाला नाक, इसके अंदर जाके एक स्पेशल कैविटी रहेगी, फिर वहां से एक नली की मदद से ये अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होके दोनों लंग्स में जाएगा, वहां पे फिर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होके वहां से वो खून में मिक्स होता है। तो हमारा श्वसन तंत्र जो है ये अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमें शुद्ध हवा को हमारे लंग्स के जरिए हमारे खून में मिक्स करने के लिए मदद करता है। साथ ही साथ खून के जरिए जो भी अशुद्ध हवा आई है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कोई भी अगर दूसरा गैस भी है तो उसको इसी श्वसन मार्ग से बाहर निकालने के लिए भी मदद करता है। अलग तरीके की गैस मैंने इसलिए बोला क्योंकि कई सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इस सांसों के माध्यम से बाहर आते हैं। ऐसे दवाइयाँ जो लेने के बाद में उसकी गंदी सी स्मेल आती है, जैसे फॉर एग्जांपल शराब, अल्कोहल। अगर किसी ने अल्कोहल पिया है तो भाई उसकी स्मेल आती है। कहाँ से आती है? ये मिक्स होता है खून में, तो ऑब्वियसली खून से ही ये एक्सचेंज होता है लंग में, और फिर सांसों में उसकी स्मेल आना यानी कि बदबू आने की शुरुआत हो जाती है। अगर इस सिस्टम को देखा जाए तो इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक होता है ऊपरी हिस्सा और एक होता है निचला हिस्सा। बट ये किस बेसिस पे किया है? हमारे गले को मध्य रखते हुए। गले के ऊपर का पार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और गले के नीचे का पार्ट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो इसमें दोनों ही जगह पे 3 चीजें देखने मिलती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सबसे पहले नोज यानी कि हमारी नाक, उसके बाद में नेजल कैविटी जो अंदर दिखती है, और फेरिंग्स। वही लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स ये नीचे वाले हिस्से में कंसिडर किए जाते हैं। उसी का हिंदी वर्जन भी आपके लिए है। तो एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। हमारा नोज और नेजल कैविटी, हम सबको पता है कि ये जो हमारे 2 नाक है इसकी मदद से हम सांसें अंदर लेते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि इसके अंदर छोटे छोटे बाल भी होते हैं, है ना? इनको हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया। ये क्या काम करते हैं? अब हम सबको पता है कि आज के जमाने में हम किसी शुद्ध हवा का
प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे आसपास की जो एरियाज है उसमें हर जगह पे किसी न किसी प्रकार का पोल्यूशन है। कहीं पे धूल मिट्टी के पार्टिकल्स है, तो कहीं पे हजार्डस गैसेस है, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। और हम अपनी आंखों से शुद्ध ऑक्सीजन भी पहचान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है। बट हमारे शरीर में उसके लिए एक स्पेशल प्राविधान किया गया है। जैसे ही हम लोग ब्रीद इन करेंगे, तो हमारी ये जो नासिका है, इसके अंदर के जो छोटे छोटे बाल है, इनके ऊपर म्यूकस रहेगा, म्यूकस। ओके। ये म्यूकस क्या करता है, इसमें चिपचिपाहट लाता है। तो जब भी हम डीप ब्रीद इन करते हैं, तो ये जो भी गंदगी हमारे नाक में जाएगी, ये इन बालों के ऊपर चिपक जाती है। और इसीलिए हम लोग नाक की गंदगी साफ करते हैं, क्योंकि वो गंदगी है। कहाँ से आई, हमने जब ब्रीद इन किया दिन भर में, रात भर में, उस टाइम पे वो गंदगी हमारे नाक से जा रही थी। सबसे पहले उसको एंट्रैप कर लिया जाएगा। उसके बाद में ये जाएगा अंदर, एक बहुत बड़ा खाली एरिया है वहां पे। अब ये जो बहुत बड़ा खाली एरिया है, यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था, टिश्यूज के अंदर सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम, यानी कि ऐसे लंबे लंबे सेल्स रहेंगे। सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब एक का न्यूक्लियस यहाँ, एक का यहाँ, एक का यहाँ, एक का यहाँ। तो दिखने में लगेगा कि भाई ये तो डबल लेयर है, बट ये सिंगल लेयर है। और इसके ऊपर एकदम छोटे 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 बाल जैसे स्ट्रक्चर रहेंगे। इसका क्या उपयोग है, पहले तो ये लंबे लंबे सेल से इसमें से म्यूकस सेक्रीशन होता है। तो आपने देखा होगा जब भी सर्दी है तो नाक बहती रहती है। तो ये जो बहुत ज्यादा मात्रा में म्यूकस आ रहा है, ये भी इन्हीं सेल से आता है। नेचुरली वो थोड़ा थोड़ा ही आता है, जब सर्दी होती है तो बहुत ज्यादा आता है। इसके ऊपर के ये जो बाल है, इनके दो काम है। फिर से नॉस्ट्रिल से जो भी हवा अंदर गई है, तो इसको भी ये फिल्टर करेगा। इसमें अगर कोई गंदी गैस है, इसमें अगर कोई छोटा छोटा पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, ये इन सबको यहाँ पे चिपका के रखेगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध हवा अंदर जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि साइंस के नियमों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होता है हवा का ह्यूमिडिफिकेशन करना, यानी कि हवा को गीला करना। अगर आप देखो कि आप गर्म हवा को डायरेक्टली खून में अगर पहुंचा दोगे, तो वो खून के साथ मिक्स नहीं होगी, वो खून के ऊपर तैरने लगेगी। इसीलिए हवा को इस म्यूकस की मदद से उसमें हल्की सी नमी डाल दी जाती है, उसको हल्का सा ह्यूमिडिफाई किया जाता है, ताकि वो आसानी से खून के साथ मिक्स हो जाए, उसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, हवा में अगर नमी ना होगी, तो वो खून में मिक्स होने के बजाय उसके ऊपर तैरने लगेगी, और फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो नेजल कैविटी में ये काम होगा। अब यही जो नेजल कैविटी है, ये हमारी बात करते वक्त भी मदद करती है, क्योंकि इसके पास में यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, ऐसे दो हवा के पॉकेट्स हैं, जिनको हम साइनस कहेंगे। क्या कहते हैं, साइनस। आपने लोगों से सुना होगा ना, मुझे साइनस की बीमारी है, बार बार सर्दी होती है। ये साइनस होता क्या है, बेसिकली ये सिर्फ हवा की पोटली है, जिसमें कुछ भी नहीं है, ये हमेशा खाली रहेगी। और जब भी हम लोग बात वगैरह करते हैं, उस टाइम वहां से हवा गुजर जाती है। बस इतना सही काम है। तो जैसे हम लोगों ने बचपन में सीटी बजाई थी पेन के ढक्कन में हवा फूंक के, एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ से कैसे हवा गुजरती है, उसके ऊपर कई लोगों की आवाज भी डिपेंड करती है। देखो कुछ कुछ लोगों को हम कहते हैं कि भाई तुम नाक में क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि हवा यहाँ से सही तरीके से नहीं गुजरती। जब इंसान को सर्दी हो जाती है, तो यहाँ पे म्यूकस सेक्रेशन जो बढ़ रहा है, वो यहाँ पे जाके भी जमा हो जाता है। इसीलिए देखो सर्दी में आवाज बदल जाती है, क्योंकि इसमें से हवा ही पास नहीं हो रही, बराबर। ये साइनस का काम है। उसके बाद में ये सीधा चला जाता है नीचे फेरिंग्स के तरफ। ओके, हिंदी में भी आपके लिए है, नीचे चला जाता है ये फेरिंग्स के तरफ। ये जो फेरिंग्स वाला रीजन है, इसको तीन हिस्से में डिवाइड किया गया है। नेजोफेरिंग्स जो नेजल कैविटी से जुड़ा है, ओरोफेरिंग्स जो कि हमारे मुंह के कैविटी से जुड़ा है, और नीचे हाइपोफेरिंग्स जो कि नीचे ट्रकिया यानी कि हमारे श्वसन मार्ग से जुड़ा है वो। इसका काम क्या है, जो भी यहां से शुद्ध हवा आई है, इसको कैरी करते हुए इसको श्वसन मार्ग अर्थात ट्रकिया तक लेके जाना, बस इतना ही। ये बाकी की जो दो चीजें हैं, ये आपको नहीं पूछा जाएगा।
क्योंकि ये बी फार्म लेवल पे इतना डेप्थ में है, आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं है, तो ये चीजें ना करने की जरूरत आपको नहीं होगी। ठीक है, जैसे ही ये ट्रकिया तक पहुंच जाता है श्वसन नली के पास में, तो उसके बाद में आता है लैरिंग्स, यानी कि हमारा वॉइस बॉक्स, जिसमें से हमारी आवाज आती है। अब देखो, ये ऐसे वी शेप में दो दरवाजे रहेंगे, कितना खुलता है उसके ऊपर हमारा आवाज डिपेंड रहेगा। अगर ये एकदम थोड़ा सा हल्का सा खुला, हमारी आवाज छोटी रहेगी। अगर ये बड़ा खुला तो हमारी आवाज उतनी ही बड़ी होगी। जब जब हम चिल्लाते हैं, जोर से किसी का नाम पुकारते हैं, तो ये बहुत ज्यादा खुलता है और उसमें से हवा भी बाहर आती है। अब बात करते वक्त आपके मुंह के सामने हाथ रख के देखो, हमेशा हवा बाहर आती महसूस होगी। जो लोग माइक हाथ में पकड़ के बात करते हैं उन पर देखो, हवा का बहुत आवाज आता है। क्यों? क्योंकि बात करते वक्त हवा बाहर फेंकी जाती है। और इसीलिए हमेशा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा खाना खाते वक्त ना बात ना किया करो, क्योंकि खाना अंदर जा रहा है, हवा बाहर आ रही है, उसकी वजह से खांसी आ सकती है। तो ये जो लैरिंग्स रहेगा, इसकी मदद से हमारी आवाज निश्चित होती है। तो इसका कितना खोला जाता है, इसके बलबूते पे हम जानते हैं कि इंसान की आवाज कैसी होगी, कितनी होगी। आपने कई सारे मिमिक्री आर्टिस्ट को देखा होगा जो हर इंसान की आवाज निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं भैया? ये इस वॉइस बॉक्स के ऊपर काम करते हैं। इसको एग्जैक्टली कितना खोला जाए तो कैसी आवाज निकलेगी, इसका अभ्यास वो लोग करते हैं और उसकी मदद से वो कर सकते हैं किसी की भी आवाज की बिल्कुल हूबहू नकल। अगर आप चाहो तो आप भी कर सकते हो, बस आपको इसके ऊपर काबू पाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो दिखता है हमें ट्रकिया, जो कि एक सख्त मटेरियल से बना है। ट्रकिया एक कार्टिलेज से बना है। अब ये देखो, इसका निर्माण कितने खूबसूरती से किया गया है। देखा जाए तो इसमें हड्डियों की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें से तो सिर्फ हवा गुजरेगी। हड्डियां रहेगी तो हवा कहां जाएगी? लेकिन ये जब स्मूथ मसल से बन गया था, अगर ये सिर्फ और सिर्फ स्मूथ मसल से बन जाता तो वही प्रॉब्लम क्या होता, जब भी हम पूरी हवा बाहर निकालते तो प्रेशर के कारण ये बंद हो सकता था, है ना। और अगर ये बंद हो गया तो अगली बार हवा कहां से लेंगे, प्रेशर कहां से भरेंगे? हर बार थोड़ी ना कि प्रेशर के साथ में हवा अंदर ठूस दी जाएगी, ऐसा ना हो इसीलिए इसको कार्टिलेज की मदद से बनाया गया है, जिसको कहते हैं ट्रकियल कार्टिलेज। कार्टिलेज हमने टिश्यूज में पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू में, याद है? ये वो हिस्सा है जो स्मूथ मसल से थोड़ा सा मजबूत है, लेकिन हड्डियों से कम मजबूत है। तो अगर इसको ऐसे काट के ऊपर की तरफ से देखोगे तो ये ऐसे सी शेप में ये कार्टिलेज रहेगा और इसके दो एंड्स को जोड़ने के लिए यहाँ पे स्मूथ मसल है। तो भाई जब भी तुम्हें कभी भी किसी गलत चीज की इनहेलेशन हो जाए, कोई हजार्डस गैस, तड़का, ऐसी कोई चीज अगर नाक से अंदर जाए, तो भाई इसको बंद करना पड़ेगा ना, ताकि अंदर कुछ ना जाए। तो ये स्मूथ मसल होगा कॉन्ट्रैक्ट और इसका शेप छोटा कर दिया जाएगा। और जब भी तुम्हें गहरी सांसें लेनी है तो इसी मसल को कर दिया जाएगा रिलैक्स और ये बड़ा कर दिया जाएगा। इसका फायदा क्या है, ये अगर ट्यूब रहती तो ये कंप्लीटली बंद भी हो सकती थी और फिर हवा अंदर जाना, सांस लेना मुश्किल होता, इंसान की सांस के बिना घुट घुट के मौत हो जाती। बट यहाँ पे ये छोटी सी ही सही, इसकी डायमीटर मेंटेन रखी जाती है इन कार्टिलेज की मदद से। ये ऐसे छोटा बड़ा होगा, लेकिन ये ऐसे बंद नहीं होगा, क्योंकि ये इतना ही फ्लेक्सिबल रहेगा। ओके, ये होता है ट्रकिया। उसके बाद में जब हम लंग्स के अंदर देखते हैं तो ये ट्रकिया छोटे हिस्सों में डिवाइड होता है, जिनको कहा जाता है ब्रोंकाई। क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। आपको बस इतना ही जानना जरूरी है। फिर से ये दोनों जो चीजें हैं आपके लिए नहीं है, बी फार्म लेवल पे है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो ब्रोंकाई है, इसके एंड में अगर देखते हैं तो बेटा ये जो हमने अंगूर देखे होंगे लगे रहते हैं, उसके जैसा एक स्ट्रक्चर देखने मिलता है, जिसको हम कहते हैं अल्वियोलाई। क्या कहते हैं? अल्वियोलाई। ये एक्चुअली वो जगह है जहां पे खून में इस गैस का बदलाव किया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेना और जो हमारा ऑक्सीजन है उसको
ब्लड में मिक्स करना। तो देखो ऐसे ब्लड वेसल जो है इसके छोटे 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 हिस्से, इसमें जो जो ब्लू वाली है ये कार्बन डाइऑक्साइड लेके आई थी, इसने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर छोड़ा, ऑक्सीजन लिया और फिर लाल कलर में बन गई। तो खून यहां से आया, शुद्ध हुआ और यहां से वापस हार्ट में चला गया। कल ही देखा था हमने हार्ट में कि जो हमारा राइट वेंट्रिकल है वहां से निकल के खून जो है वो लंग में आएगा ऑक्सीजनेशन के लिए, तो वो यहाँ पे आता है और फिर यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होने के बाद में शुद्ध ब्लड को फिर से लेफ्ट एट्रियम में लेके छोड़ देता है। तो ये जो द्राक्ष जैसे दिखने वाले एरिया है जिसको हम अल्वियोलाई कहते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा होल रहेगा, छिद्र रहेगा छोटा सा, जिसको कहा जाता है पोर ऑफ कॉन्स। यहां से एक्चुअल गैस एक्सचेंज होगा, एक्चुअल गैस एक्सचेंज जो होता है वो यहां से होता है। मतलब कैसे, आप सबने परफ्यूम की बोतल देखी है ना, परफ्यूम सेंट कुछ ना कुछ आपने यूज किया होगा। देखो उसका जो ऊपर का वो बाहरी व्हाइट कलर का कैप रहता है, उसमें एक छोटा सा होल है, जब इसको दबाओगे तो उसमें से प्रेशर के साथ में जो भी अंदर का परफ्यूम फ्लेवर जो भी है बाहर आता है, बराबर। एग्जैक्टली वैसे ही ये छोटा सा होल है, ऊपर से बड़ी मात्रा में एयर आ रही है, यहाँ पे इस छोटे से छिद्र से वो प्रेशर के साथ में खून में छोटे 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 मॉलिक्यूलर साइज में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, जो जाके आरबीसी के ऊपर अटैच हो जाएगा और फिर वहां से पूरे शरीर में उसको भेज दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से एक बार वही चीज होगी कि ये जो हवा है ये खून के साथ मिक्स नहीं होगी, क्योंकि वो पानी में डिजोल्व नहीं होती, खून में मिक्सअप नहीं हो पाती। इसके छोटे छोटे स्प्रे पार्टिकल्स बनाए जाते हैं जो कि फिर जाके आरबीसी के ऊपर अटैच होते हैं। ठीक है, ये हो गया अल्वियोलाई और इनको पकड़ के रखने वाले हमारे लंग्स, हमारा राइट लंग और लेफ्ट लंग। अब अगर शेप वाइज आप देखोगे तो दोनों का शेप थोड़ा सा अलग है, यहां पे ये ऐसा टेढ़ा है, इसको कहा जाता है कार्डियक नॉच, क्योंकि यहां पे हार्ट है पीछे की तरफ, तो दिल धड़कते वक्त उसका साइज छोटा बड़ा होता है, इसके लिए ये जगह खाली छोड़ी है, वरना लंग और हार्ट दोनों एक दूसरे के ऊपर धड़क सकते थे। और इसी कारण हमारा लेफ्ट वाला लंग जो है वो साइज में छोटा रहेगा, राइट वाला 3 लोब के साथ बड़ा है, लेफ्ट वाले के पास बस 2 ही लोब्स है। ओके, बस ये हो गया हमारा एंटायर रेस्पिरेटरी सिस्टम। एनाटॉमिकली ये इतनी सारी चीजें आपके लिए सफिशिएंट है। उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये आपके क्वेश्चंस में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, वो होती है ये डेफिनेशंस। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी या फिर रेस्पिरेशन रेट। ये सब कुछ क्या है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके मदद से हमें पता चलता है कि भाई इंसान का लंग्स जो है क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे सबसे पहला आता है टाइडल वॉल्यूम। मतलब क्या, देखो अगर हमारा ध्यान ना भी हो तो भी हमारी बॉडी में श्वास तंत्र चलते रहता है, श्वसन तंत्र चालू रहता है। हम ध्यान ना भी दे तो भी इंस्पिरेशन भी होगा, यानी कि इनहेलेशन किया जाएगा और एक्सहेलेशन भी किया जाएगा। तो जब हम स्पेशल ध्यान नहीं दे रहे हैं, इनवॉलंटरी, अपने कंट्रोल के बिना इनवॉलंटरीली जब सांसें अपने आप चल रही है, उसमें कितनी हवा जाती है, इसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम। टाइड का मतलब होता है लहर, तो समुंदर की लहरें। कोई जबरदस्ती लाता है क्या, हर बार अगर उसमें से कोई स्पीड बोट जाएगी तभी लहरें आएगी क्या, नहीं, वो अपने आप आती रहती है, नॉर्मली आती है जाती है आती है जाती है। वैसे ही सांसें भी अंदर आती है जाती है, हर बार उसको स्पेसिफिकली लेने की जरूरत नहीं है। तो जब वो नेचुरली आती है जाती है तो हवा का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है लगभग 500 ml, यानी कि आधे लीटर के आसपास। ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, इसके वॉल्यूम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से ध्यान में रखना। दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, अब ये सामान्य श्वसन में हमने देखा कि 500 ml हवा अंदर जा रही है, बराबर।
लेकिन क्या ये 500 ml हवा अंदर जाने के बाद में लंग पूरी तरीके से फुल हो गए हवा से? बिल्कुल भी नहीं, अंदर अभी बहुत सारी खाली जगह बाकी है। तो सामान्य श्वास लेने के बाद में और कितना अतिरिक्त श्वास अंदर लिया जा सकता है, उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि जब एक नॉर्मल सांस ली गई, इसके बाद अभी भी लंग्स में जगह बची है, तो इतनी कितनी अमाउंट ऑफ एयर इसके अंदर समा जाएगी? वो होगी लगभग 3 लीटर के आसपास, और 3 लीटर हवा अंदर ली जा सकती है। इंस्पायरेटरी के जैसे ही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहेगा। नॉर्मली जब हमने एक्सेल कर लिया, श्वास बाहर निकाल लिया, तो क्या लंग 100% खाली हो गए? बिल्कुल भी नहीं, इसमें अभी भी कुछ हवा अंदर ही रहेगी। ये कभी 100% खाली नहीं होता, अदरवाइज वो पूरा चिपक जाएगा, और एक बार चिपक गया तो फिर उसको खोलना बड़ी मुश्किल बात है। आप देखो, कोई प्लास्टिक का छोटा सा थैला ले लेना, ठीक है, मुंह से उसको कवर कर लेना और बाजू से उसके सारी साइड सील करना। उसमें हवा भरोगे वो फूलेगा, उसमें से सारी हवा अगर खींच लोगे तो वो एकदम से बंद होगा। वैसे ही लंग्स से पूरी हवा खींच लेंगे तो लंग्स भी कोलैप्स हो जाएंगे, इंसान की डेथ हो जाती है। ऐसा ना हो, इसलिए आप जब सामान्य श्वसन बाहर निकालते हैं, उच्छ्वास निकालते हैं, उसके बाद भी लंग में कुछ अमाउंट ऑफ एयर रहेगी, उसको हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानेंगे, जो होगा लगभग 1 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा, 1100 मिलीलीटर के आसपास। 1 लीटर और 100 ml उसके ऊपर। उसके बाद में आता है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब अभी हमने जानबूझ के सांस ली और उसको फोर्सफुली बाहर फेंका, ऐसे नहीं कि नेचुरल जितनी आ रही उतनी, ज्यादा से ज्यादा सांस भरी, ज्यादा से ज्यादा छोड़ी, उसके बाद भी हमारे लंग में हवा बची रहती है, जो रहती है 1200 ml के आसपास, विच इज रेसिड्यूल। रेसिड्यू मतलब पीछे छूटने वाला, तुम कितनी भी कोशिश करो उसको क्लीन करने की, ये पीछे छूट ही जाता है, वो होता है रेसिड्यूल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी मतलब क्या? टोटल रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों की जो टोटल है वो हमें वाइटल कैपेसिटी बताएगी, जो कि मैक्सिमम हवा कितनी बाहर निकल गई, ये बची हुई है, ये निकल गई है। समझ गए डिफरेंस? मैक्सिमम एक्सपायरेशन करने के बाद में लंग्स में इतना बचा और इतना बाहर निकला, जो है 4600 ml, लगभग 4.5 लीटर। टोटल लंग कैपेसिटी यानी कि दोनों लंग्स में अगर 100% दोनों लंग्स को भरा जाए तो इसमें कितनी हवा आएगी? फेफड़ों में धारण की जा सकने वाली टोटल कुल वायु की मात्रा। ओके, ये होती है अप्रोक्सीमेटली 5800 से लेके 6000 ml, यानी कि 5.5 से 6 लीटर के आसपास। ठीक है, और लास्ट में आता है रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि हर मिनट में हम कितनी सांसें लेते हैं? 12 से 20 श्वास प्रति मिनट, जो हार्ट रेट से लगभग 5 गुना तक कम रहता है। बराबर? समझ में आ गया बेटा? क्लियर? एनीबडी, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? हाँ भाई प्लीज बोलो बेटा। टीएन पांडे बेटा, कोई रिफंड नहीं मिल सकता, ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। आप चाहो तो आपके किसी दूसरे दोस्त को जिसको ये मददगार बैच है उसको आप दे सकते हो आपका एक्सेस। ईआरवी और आरवी में, ईआरवी में और रिजर्व रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम में। बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब सांस छोड़ देते हो उसके बाद में लंग के अंदर अभी कितनी हवा बची है जो और भी बाहर निकाली जा सकती है, वो है 1200 ml। नहीं, किसना? एक्सपायरेटरी, ये है 1100 ml नॉर्मल ब्रीदिंग के बाद में। ठीक है, बस इसके बाद जो लंग में बची है वो। और दूसरा क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि जब मैं जानबूझ के गहरी सांस लूं और गहरी सांस छोड़ू, उसके बाद भी कितनी हवा बची है, वो होती है 1200 ml। ठीक है, अब देखो
जब हम जानबूझ के हवा बाहर निकाल रहे, लंग्स को भी पता है कि भाई अपने कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा है, तो लंग ज्यादा से ज्यादा हवा अपने पास रखता है, इसीलिए ईआरवी से आरवी ज्यादा होता है। क्योंकि ये तो नॉर्मली होते जा रहा है ना, हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा सा है, ठीक है, नॉर्मल छोड़ते तो 1100 ml बचता है, हाँ, क्योंकि लंग्स को पता है कि वो पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं होगा, 1100 ml सफिशिएंट है। बट जब फोर्सफुली छोड़ा जाएगा, हल्का सा भी कम हो गया, तो ये जैसे थैली का एग्जांपल दिया ना, कोलैप्स हो जाएगा। ये ना हो इसलिए उसको जानबूझ के ज्यादा हवा को बचाए रखता है। ओके, इसीलिए आरवी जो होगा वो ज्यादा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसी के साथ बेटा अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी यहीं पर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। ओके, और कोई डाउट है बेटा? अगर है तो पूछ सकते हो इसकी शुरुआत करने से पहले। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हम लोग यूरिनरी सिस्टम के पास, शरीर की वो सिस्टम जो कि खून को फिल्टर करने के बाद में यूरिन के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को शरीर से बाहर निकाल देने का काम करता है। तो इसमें तीन ऑर्गन्स आते हैं, हमारी किडनियां, हमारे यूरेटर और ब्लैडर। किडनी यानी कि वो हिस्सा जहां पे ब्लड का फिल्ट्रेशन किया जाएगा। यूरेटर यानी कि जिसके मदद से तैयार यूरिन को ब्लैडर तक पहुंचा जाएगा, और ब्लैडर जो टेम्पररी हमारे यूरिन को स्टोर करने का काम करता है। क्योंकि जैसे यूरिन बनी, हम दूसरे सेकंड के लिए उसको एक्सक्रीट करने नहीं जाते, उसको जमा करते हैं। जब ये पूरा ब्लैडर भर जाता है उसके बाद में हम यूरिन पास करने के लिए चले जाते हैं। राइट? यस, थैंक यू अभय। तो जब हम शुरुआत करते हैं किडनी से, तो सबसे पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि भैया हमारे शरीर में दो किडनियां होती है। तो दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर, जोड़ी है उनकी, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। ये जो किडनी है इसमें इस पोर्टल वेन के जरिए, सॉरी रीनल वेन के जरिए अशुद्ध ब्लड लाया जाता है, जो ये पूरे बॉडी से जमा करके अशुद्ध ब्लड है इसको किडनी में लाया जाएगा। इसमें फिल्टर होकर उसका प्यूरिफिकेशन होगा और फिर वो हार्ट के पास भेज दिया जाता है। यहां पे होने वाला प्यूरिफिकेशन इज फॉर डिजॉल्व्ड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ऐसे गंदे प्रोडक्ट्स जो कि पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, खून में डिजॉल्व हो जाते हैं, बस इनको फिल्टर करने का काम किडनी में होगा। किडनी में गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा, गैस एक्सचेंज लंग्स में होगा, और बाकी की जो गंदगी है उसको एक्सक्रीट करने का काम इन किडनीज में किया जाता है। तो ये जो रीनल वेन है ब्लू कलर की, इसमें से गंदा ब्लड आएगा, छोटे छोटे कोशिकाओं में पूरे किडनी के अंदर फैला दिया जाएगा। इसके अंदर इसका फिल्ट्रेशन होगा और फिर शुद्ध ब्लड जो है इन आर्टरीज यानी कि रेड ब्लड वाले से वापस इसको अंदर भेज दिया जाएगा। कहाँ पे? हार्ट के पास में। तो ये किडनी के अलग अलग पार्ट्स है जिसको आपको नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि डायग्राम में आपको नाम भी पूछे जा सकते हैं कि ये कौन सा वाला क्या हिस्सा है। अब ये जो किडनी होती है इसके अंदर छोटे छोटे काम करने वाले जो यूनिट है इनको हम कहते हैं नेफ्रॉन्स। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जैसे वहां पे हमने लंग्स में देखा कि भाई दिखने में तो लंग्स है, नाक है, ट्रकिया है, सब कुछ है, लेकिन एक्चुअल में कौन काम कर रहा है? अल्वियोलाई, क्योंकि वहां से एक्चुअल गैस एक्सचेंज हो रहा है। एग्जैक्टली वैसे ही किडनी बाहर से दिखने में भले ही कैसी ही बड़ी साइज की हो, लेकिन उसके अंदर ये ऐसे प्रकार के हजारों करोड़ों नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक किडनी में लगभग 1 करोड़ के आसपास नेफ्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे, लगभग। सॉरी माय मिस्टेक, नॉट 1 करोड़, ये 30 लाख से 1 करोड़ के बीच में रहेंगे। किडनी के साइज पर डिपेंड करता है। जैसे इंसान की किडनी अगर बड़ी होगी तो उसमें थोड़े ज्यादा भी होंगे, अगर कम रहेगी, साइज छोटा रहेगा तो वो कम भी रहेगी।
तो लगभग 30 लाख से लेके 1 करोड़ के आसपास नेफ्रॉन्स हर एक किडनी में प्रेजेंट रहेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है? सबसे पहले एक कैप जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल, और इससे जो नीचे पाइप निकलता है यहां पे लगी होती है छन्नी। छन्नी जिससे हम छान के लेते हैं ना, वैसे ही मॉलिक्यूलर छन्नी, जिसमें से कोई भी गंदगी होगी वो नीचे आएगा। आपने देखा होगा आपके मम्मी चावल या फिर गेहूं को कैसे छानती है तो गंदगी नीचे गिरती है। एग्जैक्टली वैसे ही ये छन्नी का साइज ऐसे है कि इसमें से खून आएगा तो खून की सारी गंदगी नीचे चली जाएगी और अच्छा खून वापस से चला जाएगा। एफरेंट आर्टेरियोल यानी कि आने वाला एफरोल गंदे ब्लड को लेके आएगा, यहां पे घूम के इसका फिल्ट्रेशन होगा और फिर फिल्टर होने के बाद में जो साफ सुथरा ब्लड है इसको वापस से एफरेंट मतलब ले जाने वाला, ये वापस इसको दूर लेके जाएगा। अब ये जो गंदगी आई है इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनको अलग अलग जगह पर वापस से रीएब्जॉर्ब किया जाएगा। वो बाद में देखते हैं, पहले इनके नाम देख लो। ये सबसे पहला एरिया, इसको कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। उसके बाद में जो एक छोटी सी ट्यूब रहेगी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब ग्लोमेरुलस के नजदीक वाला, कॉन्वुलेटेड मतलब ये ऐसे जिगजैग है, सीधा नहीं है, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल मतलब नजदीक वाला, कॉन्वुलेटेड मतलब जिसके फोल्डिंग्स है, और ट्यूब। फिर आता है लूप ऑफ हेनले, जो पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा। तो नीचे जाने वाले को डिसेंडिंग कहेंगे, ऊपर आने वाले को असेंडिंग कहेंगे। नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा, फिर से आएगा डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल मतलब दूर, कॉन्वुलेटेड मतलब फोल्डेड ट्यूब, और फिर ये जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। तो कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो रहेंगे वो अटैच रहेंगे, इसमें से निकलने वाली सारी गंदगी को वो एक जगह पर जमा करते हैं, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट किडनी से बाहर निकल के यूरेटर के माध्यम से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर में लेके जाएगा। तो ये जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होता है इसका रेट नॉर्मली होता है 90 ml प्रति मिनट। ये कभी कभी 90 से 120 के बीच में भी रहता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है नॉर्मल जीएफआर कितना है ना? नॉर्मल जीएफआर 90 से 120 ml प्रति मिनट, यानी कि अगर ऐसे ही यूरिन बनती रही तो हर 1 मिनट में 90 से 120 ml की यूरिन बनेगी। और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है इसकी कैपेसिटी रहती है 250 से 450 ml। मतलब अगर ऐसे ही यूरिन बनेगी तो आइडियली हर 2 से 4 मिनट में हमें यूरिन के लिए भागना पड़ेगा। बट असल में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जो पूरा रास्ता है इसमें अलग अलग जगह पर वापस उन सब का रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो अच्छी चीजें होती है। जैसे देखो ये ग्लोमेरुलस है, यहां से वापस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे, हाइड्रोजन को पोटेशियम को एब्जॉर्ब करेंगे, यहां से पानी को सोख लेंगे, यहां से सोडियम क्लोराइड को निकाल लिया जाएगा, यहां से फिर से सोडियम क्लोराइड, पानी, बाइकार्बोनेट आयन, इन सबको निकाल लिया जाएगा। तो अगर समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 ml यूरिन निकल गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे पहुंचते पहुंचते उसका 0.1 ml ही बचेगा। 99% यूरिन को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, उसमें से सारी अच्छाइयां निकाली जाएगी। और ये काम होता है जो थोड़ी देर पहले हमने देखा ना, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसकी वजह से ये सब कुछ जो होता है वो किया जाता है, विच इज कॉल्ड एज रीअब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं इसको? रीअब्जॉर्प्शन। समझ गए? कहां पे कौन सी जगह पर क्या एब्जॉर्ब होगा वो यहां पे दिया गया है। जो भी अंदर की तरफ आ रहा है वो सब कुछ रीअब्जॉर्ब हो रहा है, बराबर। तो ग्लोमेरुलस यानी कि जहां पे ये ब्लड वेसल का जाल है, यहां से जितना भी ब्लड फिल्टर हुआ था उसका 99% रीअब्जॉर्ब होगा और 0.1% बस यूरिन बनेगी। इसलिए जीएफआर दिखने में 90 ml सा है, लेकिन उसमें से यूरिन बनेगी 0.9 ml।
तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमें 4 से 5 घंटे बाद में एक बार यूरिन पास करने की नौबत आती है, राइट। तो सिंपल वे में नेक्स्ट लेवल पे क्या होगा, ये जो भी ब्लड बना हुआ, ब्लड से फिल्ट्रेशन हुआ है, ये यूरेटर की मदद से ब्लैडर में आएगा। ब्लैडर के अंदर यहाँ पे एक क्या कहते हैं, वाल्व रहेगा, जिसको स्फिंक्टर के नाम से जाना जाता है। छोटे बच्चों में ये स्फिंक्टर अपने कंट्रोल में नहीं रहता, इसलिए देखो छोटे बच्चे रात में बेड वेटिंग करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, इस स्फिंक्टर का काबू पाते हैं, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कब इसको खोलना है, कब यूरिन को पास करना है, उसके हिसाब से यूरिन पास भी होगा। ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट जो बचता है कि किडनी का ब्लड सर्कुलेशन में क्या रोल होता है। अब देखो, हम सबको पता है कि किडनी में 24 आवर्स ब्लड सप्लाई होता रहेगा, है ना। 24 घंटे इसमें ब्लड सप्लाई होते रहता है, क्योंकि खून को कॉन्स्टेंटली फिल्टर करना है। आप जो खाना खाते हो उसमें से भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो सेल्स अलग अलग प्रक्रियाएं करते हैं उसमें से भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको कॉन्स्टेंटली फिल्टर करने का काम किडनी करती है। अगर कभी ऐसा हो जाए कि किडनी के पास ब्लड सही मात्रा में नहीं आ रहा है, तो किडनी समझ जाती है कि भैया कुछ तो गड़बड़ है, मेरे पास ब्लड नहीं आ रहा, इसका मतलब हार्ट के पास कुछ तो गड़बड़ है। तो किडनी से रेनिन नामक एक हार्मोन रिलीज होता है। ओके, रेनिन। ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन का कन्वर्जन करता है एंजियोटेंसिन 1 में। उसके बाद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में, और इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, उसकी डायमीटर छोटी करेगा, तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो धीरे धीरे हार्ट पे असर होता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी को फिर से नॉर्मल ब्लड सप्लाई होना शुरू होता है। इसी के साथ साथ ये एंजियोटेंसिन और क्या करता है, अल्डोस्टेरॉन नाम के एक एंजाइम को भी एक्टिवेट करता है। अल्डोस्टेरॉन ये क्या करता है, ये किडनी में जो नेफ्रॉन्स है, इन नेफ्रॉन में जाके सोडियम आयंस, इनका रीएब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। जो यूरिन में गए थे उसको वापस बुला लेता है। जब सोडियम आता है, ये अपने साथ पानी भी लाता है, तो उसकी वजह से यूरिन की क्वांटिटी कम और खून में पानी मिक्स होता है। खून में अगर पानी मिक्स होगा, खून का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसको कहते हैं रास पाथवे। इसको इन डिटेल बी फार्म में पढ़ाया जाता है, आपको जस्ट रफ आइडिया है। ध्यान में रखना, किडनी से रेनिन रिलीज होगा, रेनिन से एंजियोटेंसिन 2, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अल्डोस्टेरॉन, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दैट्स इट। ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट? क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेबस आज के लेक्चर का हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। क्लियर है बेटा सबको? किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर लेक्चर को हम खत्म कर लेंगे। कर ले खत्म बेटा। चलो, किसी कोई डाउट नहीं दिख रहे?
तो लेट अस एंड टुडेज लेक्चर। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे को, ठीक है। यस, थैंक यू मंजी, थैंक यू अभय। चलो बाय बाय, मिलते हैं हम लोग अगले हफ्ते की बुधवार के दिन। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।